ओके। नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं भी हम? हिस्ट्री, इतिहास में बातें नहीं भी। आज जो हम पढ़ेंगे मगध भाई, मगध 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 जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था भाई? मगध था भी सबसे शक्तिशाली। और मगध की जो स्थापना की थी वो बृहदरथ ने की थी भी, संस्थापक। बृहदरथ ने की थी भी। मगध की जो स्थापना की थी, संस्थापक जो थे वो बृहदरथ थे भी। इस मगध के जो 4 वंश हुए थे भी, 4 वंश जो हम पढ़ेंगे। पहले लिखना नहीं है तुम्हें, मैं बता रही हूं, एक बार सुन लो, फिर मैं लिखूं तब लिखना है। इसके 4 वंश हुए भी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये 4 मगध के रहे भी। इस मगध का विस्तार करने के लिए मान लो अलग अलग वंश बदलता रहा, राज्य जो है राजा आते रहे और इस मगध जो है इस साम्राज्य का विस्तार है करते रहे। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी मगध, लिखो भी, मगध के उदय का कारण भी लिखो। मगध के उदय के कारण भी, कारण में हम देखेंगे आर्थिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे भौगोलिक में। भौगोलिक मैंने तुम्हें कहा भी हम काफी टाइम से चल रहा है भी जिस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसका उसमें ये सारे तंत्र फिर काम करने लग जाते हैं। आर्थिक स्थिति कब अच्छी होती है? जब उसका इन्वायरमेंट, भौगोलिक स्थिति भी अच्छी हो। आर्थिक स्थिति भी, जो मगध जो था वो गंगा नदी के आसपास, जो मगध है भी बिहार में यहाँ स्थित था। तो यहाँ गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी उसके आसपास रहती थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत थी भी। उनके पास अच्छा पैसा था। आर्थिक स्थिति मतलब उनके पास अच्छा पैसा था, वहां फसलें अच्छी होती थी, वो भूमि बहुत उपजाऊ थी, वो भौगोलिक क्षेत्र था, इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण की अच्छी देन थी, पानी की व्यवस्था अच्छी थी और भूमि उपजाऊ थी। तो जो उनके पास वस्तुएं भी जो उपजाऊ करते थे वो निर्यात भी करते थे अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ है उन वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो उनके पास पैसे भी आते थे। तो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति जो बहुत मजबूत थी, इसीलिए अपने साम्राज्य का उन्होंने सबसे अधिक विकास किया था उन्होंने। और जो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया भी वैदिक सभ्यता में लोहे की जानकारी हो गई थी, वैदिक सभ्यता में लोहा धातु आ गई थी। वैदिक सभ्यता में कौन सी उत्तर वैदिक काल में लोहा आ गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी लोहा धातु के हमें संकेत कहां से मिले थे? वैदिक सभ्यता। सीधा पूछा है तो वैदिक सभ्यता से। कौन ये बातें नहीं भी, लोहा धातु के हमें संकेत मिले थे अगर पूछ ले तो उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से मिले थे। लोहा धातु से उन्होंने मान लो लोहा के औजार बना लिए, तो उनके लड़ने के लिए उनके पास अच्छे खासे हथियार भी थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो अगर कारण पूछे तो 3 इसके उदय के कारण थे। आर्थिक मैंने बता दिया भाई, वो
उनकी भूमि उपजाऊ थी, पानी की व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि जो नदी है गंगा नदी और सोन नदी का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है इसमें, उसके साथ गंडक नदी भी थी, जो आगे हम पढ़ेंगे। उज्जैन जो है उस पर पाटलिपुत्र नगर बसाएगा, वहां नदियों का जिक्र करेंगे, तो ये ध्यान रखना। राजनीतिक तरीके से मैंने बता दिया, भी उनके पास औजार वगैरह जो साधन ज्यादा थे, तो उसके विस्तार से, उन साधनों से वो अपना साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया। भौगोलिक स्थिति भी, जो इन्वायरमेंट था, भौगोलिक स्थिति उनके पास है अच्छी थी, इसीलिए इस साम्राज्य का विस्तार कर पाए। मान लो जैसे हम एक परिवार में, ठीक ठाक हमारा परिवार हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, जो राजनीतिक है हमारा, जो मुखिया होता है वो घर चलाने वाला अच्छा हो, सब उसकी सुनते हो, सब मानते हो, और जिस एरिया में रहते हो हमारा हेल्थ इशू भी, इन्वायरमेंट हमारा सही हो, तो वो घर आगे जाता है। वैसे ही उनका जो साम्राज्य था उनका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, भी उनके पास सारे साधन थे। अब लिखेंगे मगध के वंश में। एग्जाम के ओरिएंटेड बस वही बातें लिखेंगे, एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं लिखेंगे। मगध में जो वंश, मगध के जो वंश हुए लिखे, इनका सीक्वेंस पूछता है कि किस वंश के बाद कौन सा आया, तो मैं आपको पहले सारे के सारे वंश इनका इकट्ठा लिखा देती हूँ। पहले लिखे हर्यक वंश में, हर्यक वंश। सेकंड लिखे शिशु नागवंश में, शिशु नागवंश में। फिर उसके बाद लिखे नंद वंश में। ये ब्लैक पेन दिखाई तो देता होगा तुम्हें। उसके बाद लिखे मौर्य वंश में, मौर्य वंश। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, शिशु नाग वंश आया भी, शिशु नाग वंश के बाद कौन सा आया, नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद कौन सा आया, मौर्य वंश आया। आज हम 3 वंश करेंगे, हर्यक वंश, शिशु नाग वंश और नंद वंश में। मौर्य वंश थोड़ा सा बड़ा है, ये तीनों इकट्ठे कर लेंगे, वो इकट्ठा कर लेंगे, तो ये क्लियर है भाई। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी सीक्वेंस पूछ लेता है। लिखें भी हर्यक वंश, पहला लिखे हर्यक वंश। हरियाणा बातें नहीं भी, अगर तुम चुपचाप पढ़ते हो ना, तो तुम्हें घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम चुपचाप नहीं पढ़ते तो भाई ले बैठे रहना, फिर ये कहना हिस्ट्री बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हर्यक वंश के संस्थापक थे, पहले संस्थापक लिख लो। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार, बिम्बिसार। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिम्बिसार थे। जो बिम्बिसार था ना, इसकी 3 पत्नियां थी भी, इसकी 3 पत्नियां थी। बिम्बिसार था, इन्होंने जो अपने वंश का, जैसे मगध का साम्राज्य का विस्तार किया, इन्होंने परिवार को लेके, इसका जो शादी करवाने का मकसद क्या था, अपने वंश को बढ़ाना, मतलब साम्राज्य को बढ़ाना भी। इसकी 3 पत्नियां थी, मतलब इनका जो टारगेट था भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अलग अलग जो महाजनपदों में इन्होंने शादी की, ताकि वो अपने साम्राज्य का क्या कर सके, विस्तार कर सके। और दामाद की हमारे, आपको पता है, अभी थोड़ी कदर ज्यादा होती है, बेटे से ज्यादा होती है कई घरों में, तो ज्यादा अहमियत दी जाती है, बहुओं को नहीं दी जाती। जितने मान लो दामाद को ससुराल में मिलती है ना, उतना ससुराल में बहुओं को नहीं मिलती, नहीं मिलती ना। लड़कियां नहीं भर रही, नहीं मिलती ना। चलो तुम किसी की शादी की हुई होगी, ओम प्रकाश की, तुम जाते हो, ये लो, पहले तो बोलते नमस्कार जी, ये लो पानी, बहुएं आती है,
लेने गए तो बहुएं आएगी, फिर आती है। तो सास पहले से ही चार बैठी होती है, राम राम भाई क्या, वो क्या बोलते हैं, हम बेटी को जाते हैं अपनी सास को राम राम कहना, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ, वो ले ना ले वो तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमें सीधा ही ऑर्डर दिया जाता है, अभी चाय बना के लिया, कितने सूट ले, कितना क्या ले, वो सामान का पहले देखते हैं, कितने बैग लेके आई अपने साथ, ये नहीं पूछा भी परिवार ठीक है या नहीं है, चाय बना के लिया। बहुत रियल केस है, आपको एक दो घर में मिलेंगे जो बहू जाए और पानी लेके कोई आए, बहू फिर सास को पिलाएगी और उस अपने आदमी को और पिलाएगी। आपने तो कभी मेरे माँ बाप को नहीं पिलाया भी, मतलब कहने में है भी, जो लड़की वाले हैं उनको आपने कभी पिलाया? और जो हमारे इधर रिवाज होती है भी, जो क्या देते हैं दामाद को, देते हैं ना जुआरी, जुआरी देते हैं, तो लड़के इतना ही नहीं करते, हम तो पैर पकड़ पकड़ के दाते हैं, फिर भी मतलब एक बाई चांस कोई त्योहार टिप गया और हमने पैर नहीं हाथ नहीं लगाए, तो पूरा का पूरा सांप पीछे वाला, हिसाब किताब बराबर, कभी लगाया ही नहीं, कभी नहीं लगाते, ये तो किसी को देख देख के करते। तो यहाँ जो है बिंबिसार ने जो, कौन तेरे को बड़ी बातें आती है, अब सुने भी, जो बिंबिसार है सुन लो, इसका अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो इन्होंने जरिया बनाया वो शादी करके भी। इनकी तीन पत्नियां थी, एग्जाम में पूछी जाती है, जो कहां कहां से थी लिखो। पहली पत्नी भी, पहली पत्नी, पहली पत्नी भी लिखो, मां कौशल्या, महा कौशल्या, ये जो महाकौशल्या जो थी, ये कौशल वंश की, कौशल है वंश की राजकुमारी थी भी। महाकौशल्या जो थी यह कौशल वंश की राजकुमारी थी भी। कौशल जो कहां पढ़ा है हमने, कौशल, कौशल है साम्राज्य भी, या जनपद लिख लो, सीधा ही जनपद लिख लो, याद रह जाएगा तुम्हें, क्योंकि कौशल जो महाजनपद कहां पड़ता भी, यूपी में कौशल जनपद की थी। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सेकंड पत्नी, यहाँ एक भी नसीब नहीं होती, यहाँ दो दो तीन तीन है। चलो सेकंड पत्नी लिखो भी, चेलना, चेलना, बातें नहीं भी, चेलना भी, हम्म, चेलना जो थी कहाँ की थी भी चेलना, हाँ जी, चेलना तो जो थी ये चेदी वंश की थी भी, अंकी थी, सॉरी भी गलती से अंकी थी, अंकी, अंकी थी, सुन लो ये बातें नहीं। महाकौशल्या जो थी वो कौशल वंश की थी, और जो पत्नी चेलना थी वो अंकी थी, और जो ये चेलना थी ना, इसी का जो बिंबिसार का पुत्र होगा अजात शत्रु, वो इसी चेलना का बेटा है भी, एग्जाम में पूछ सकता है, यही लिख लो, चेलना को जो पुत्र था अजात शत्रु। अच्छा गलत कर दिया क्या, चलो शत्रु कर, अजात शत्रु, अजात शत्रु, चेलना का जो बेटा था वो अजात शत्रु था, किसका बेटा है भी, बिंबिसार का। थर्ड पत्नी लिखेंगे, बिंबिसार की थर्ड पत्नी में अक्षमा भी, ये जो थी
ये मदर की थी। मदर जो बस था, ये एक छोटा सा एरिया, मतलब महाजनपद तो बड़ा एरिया होता है, ये एक छोटा बस था मदर की। ये आपसे पूछ सकता है। बिंबिसार ने अपनी जो राजधानी बनाई, बिंबिसार ने सार ने राजधानी जो बनाई थी, राजधानी वो राजगृह में। मगध की राजधानी क्या थी भी? क्या थी? राजधानी बनाई थी वो राजगृह को। राजगृह कहां पड़ता है भी? और राजगृह को किस नाम से जाना जाता है भी? मैंने लिखवाया ना तुम्हें, राजगृह भी किस नाम से जाना जाता है राजगृह को? गिरी ब्रज में। इसके पीछे लिख लो ब्रेक, गिरी ब्रज के नाम से जाना। अगर पूछ ले भी बिंबिसार की जो राजधानी उन्होंने किसको बनाया? राजगृह को बनाया भी। मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। बिंबिसार का जो है एक राजवेद था, बहुत बार मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखो राजवेद में, ध लिख लेना, इससे क्लियरिटी आएगी आपकी। द मत लिखना, ध लिख लेना। राजवेद, राजवेद जो था इसका बातें नहीं भी, ये जीवक भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। एग्जाम में बहुत बार, मोस्ट इंपोर्टेंट ये राजवेद है भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जीवक भी एग्जाम में बहुत बार आया भी। जीवक जो है किसका राजवेद था? बिंबिसार का था भी। कहते हैं भी जो बिंबिसार थे इस राजवेद को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा इन्होंने, और जो अवंती का राजा परगोत उसकी सेवा के लिए भेजा था। लिख लो, इसके नीचे लिख लो, जीवक को महात्मा बुद्ध और अवंती, कहाँ है भी अवंती? मध्य प्रदेश में। अवंती के राजा परगोतवी की सेवा के लिए भेजा था। किसने भेजा था? के लिए भेजा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बिंबिसार ने किस वैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था? जीवक को। एग्जाम में बहुत बार आया। जो हर्यक वंश था इसे पितरहर्ता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो मैंने ये लास्ट में क्यों बोला, मैं स्टार्टिंग में लिखा देती, क्योंकि बिंबिसार का पुत्र कौन सा? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करेगा भी? अपनी राजगद्दी को पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर देगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भी हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है? पितरहर्ता के नाम से। लिखो, इसके पीछे साथ ही लिख लेते हैं ताकि याद रहे। हर्यक वंश को बातें नहीं भी, पितरहर्ता वंश के नाम से जाना जाता है। पिता की हत्या करने के बाद उदयन फिर अजातशत्रु की कर देगा, तो ये सीक्वेंस में चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भी हर्यक वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? पितरहर्ता के वंश के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखो, हो गया भी? चलो, इसका टाइम पीरियड पूछा नहीं जाता भी एग्जाम में, लिखने को चाहो तो लिख लो, थोड़ा मैं बता देती हूँ, बहुत कम है, रियल पूछा ही नहीं जाता भी ये बस कितने तक रहा। चलो
हर्यक वंश जो था हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड था वो 544 से 492 492 तक ये रहे थे बिम्बिसार। 544 में आए, बीसी लिख लेना भी, बीसी में बिम्बिसार का राजपाट रहा, परंतु पूछा नहीं जाता। मैंने लिखाना इसलिए उचित नहीं समझा, अगर कोई बच्चा बाद में कहे भी मैडम ने सन नहीं लिखाया, तो 544 से 492 तक कौन रहे? बिम्बिसार रहे भी हर्यक वंश के। तो इतने लंबे टाइम तक आप सोच सकते हो भी कितना साल हो गए? 44, पीछे अगर काउंट करो तो कितने हो गए? 44 हो गए, और 8 ये हो गए, 52 हो गए क्या? अब 52 साल तक भाई, और 20 साल की उम्र में बेटा हो जाए, तो आप सपोज करें बेटे की कितनी होगी भी? 32 साल की ना, वो युवा था भाई। राजपाट किसको नहीं चाहिए, होता ना। बहुत कम रियल केस है जिसमें भी पिता की चलते एक टाइम के बाद, ये बात ना मैं माँ बाप को भी कहना चाहती हूँ भी अगर वो है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि मान लो एक टाइम होता है, युवा के पास बहुत आइडियाज होते हैं अगर वो सही यूज करे सबसे ज्यादा। परंतु पिता क्या चाहता है? पिता ये सोचता है वही है ये 5-7 साल वाला बच्चा, जब वो 30-35 का हो जाता है, हमारे यहाँ ये गलत है रिवाज। हमारे जब तक पिता है तो पिता यही सोचता रहता है ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, और एक दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते, पड़ोसियों के साथ, उनका देख ले, उन्होंने इतना काम कर दिया, तू कुछ नहीं करता। कंपेयर वो सभी में होता है, बेटियों में, बहुओं में, बेटों में, कोई नहीं छूटता। तो ये गलती होती है कि एक टाइम के बाद। दूसरी बात मैं ये कहती हूं भी, तुम्हें खुद अपना विचार बना के, अगर हम कोई कह दे ना भी बच्चे भी, तुम्हें आइडिया तो है तुम्हारे पास परंतु पैसे नहीं है, काम कैसे शुरू करो? वो अपने पापा के पास है, और पापा जल्दी देंगे नहीं, जब पापा देंगे तब टाइम निकल जाएगा। तो अजात शत्रु ने टाइम से काफी दिन तो उन्होंने बिम्बिसार से बातचीत की भी राजपाट दे दो मेरे को, तो बिम्बिसार उसको मना करता रहा। तो उन्होंने एक दिन उसकी सर्विस कर दी अपने पिता की, ऐसे तो मिलना नहीं है, राजा महाराजाओं में ऐसी कहानी हुई है। तो बिम्बिसार ने, अजात शत्रु ने 492 में बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो आता है सेकंड राजा आता है अजात शत्रु, लिखो। हत्या हत्या कुछ नहीं पूछता तुमसे, मैंने तुम्हें बताया अभी मोस्ट इंपोर्टेंट ये जीवक है, इसमें राजधानी पूछ लेता है भी, मगध की पहली राजधानी राजगढ़ है, ठीक है। पत्नियों की बहुत कम है, पहले क्वेश्चन आते थे अब नहीं आते। लिखो भाई, अजात शत्रु सेकंड जो राजा मगध का, हर्यक वंश का, अजात शत्रु। बातें नहीं भी, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अजात शत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु को कुणिक, अरे किस बात की डिस्कस हो रही है? अजात शत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। अजात शत्रु ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। वैशाली को बनाया। अजात शत्रु के टाइम में पहली बौद्ध संगीति हुई। अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति हुई, जो कब हुई?
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद करवा दी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद करवाई गई। जो कब करवाई गई भी? 483 बीसी में भी, 483 बीसी में करवाई गई। उस टाइम शासक कौन था? अजात शत्रु था। जो अध्यक्ष था वो कौन था भाई संगीति का? कौन था? महाकश्यप था। एग्जाम में बहुत बार आता। पहली बौद्ध संगीति हुई, अजात शत्रु उस टाइम राजा था, और महापरि जो निर्माण है वो महात्मा बुद्ध के तुरंत बाद है। पहली बौद्ध संगीति आ गई थी, और उस टाइम जो अध्यक्ष था महाकश्यप था, और राजधानी कौन सी थी? अगर वैशाली, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद लिखे, इसके बाद लिखे उदयन भी। उदयन भी बोला जाता है, उसे उदयन भी बोला जाता है। यहाँ उदयन लिखे। ये अजात शत्रु का बेटा था भी। उदयन जो है ये तीसरा राजा है भी हर्यक वंश का। अजात तीसरा राजा है उदयन भी, इसे उदयन भी बोला जाता है। यह अजात शत्रु का बेटा है। इन्होंने अपने पिता को फॉलो किया भी, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी भी, ये तो सभी को पता है। तो इन्होंने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। उसके बाद उन्होंने साम्राज्य संभाला भी। जो उदयन था, इन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र जो कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना भाई। पाटलिपुत्र ब्रैकेट में लिख लो, याद रह जाएगा। पटना है वर्तमान में, और ये कहां पड़ता है? बिहार में। बिहार में। अब ये जो पाटलिपुत्र उन्होंने राजधानी बनाई, ये पाटलिपुत्र उन्होंने नगर भी बसाया। मतलब है पाटलिपुत्र उन्होंने नगर बसाया। ये किस नदी के किनारे? एग्जाम में पूछा जाता है। पाटलिपुत्र, ये नदी लिखो, नदी गंगा भाई। नदी गंगा गंगा सोन, सोना है भाई, गंडक। गंडक, ये तीन नदियों का संगम बनता है। एक मिनट, यहां बिहार पड़ता है। अरे सुन लो, ये बातें नहीं, पहले कोई क्षेत्र बटा हुआ नहीं था। बिहार से होके गंगा नदी निकलती है, इसके ऊपर से यहाँ जो इनकी सहायक नदियां हैं भी, सोन नदी है, और इसके नीचे यहाँ गंडक, तीनों का संगम है। यहाँ पाटलिपुत्र को बसाया गया। पाटलिपुत्र है जो उद्यान में, सुन लो, ये गंगा नदी पे बसा है पाटलिपुत्र। तीन नदियों का संगम है। कौन कौन सी? गंगा, सोना और गंडक भी। तीन नदियों का मेल होता है। वहां पाटलिपुत्र नगर को बसाया और उसी को अपनी राजधानी बना लिया था। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं है? चल, इसके बारे में इतना ही पूछता है। फिर उदयन जो है हर्यक वंश का अंतिम जो राजा रहा था वो नागदशक में। हर्यक वंश का अंतिम राजा में वंश का अंतिम राजा में नागदशक।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 मैंने बताया। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार थे, उसका बेटा अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, और उसके बाद नागदशक। नागदशक जो था वो उन्हीं का सेनापति था। यहां से बंद होते हैं क्या? कौन सा यहाँ से? कौन सा ये? चलो भाई सुन लो। विद्यार्थी जीवन होता है वो तपस्या जीवन होता है। तुम्हारी भगवान परीक्षा ले रहा है तो भी परीक्षा। अब सुन लो। अरे तुम ये बहस कर रहे हो, दुआ करो ना लाइट आ जाए। क्या पता किसकी सुन ले, किसके जबान पे सरस्वती माँ आ जाए। तुम अच्छे विचार तो रखते ही नहीं हो, हमेशा नेगेटिविटी। सुनो भाई। हर्यक वंश में, चल भाई पवन बता, जो हर्यक वंश में, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कौन सी बसाई हुई बनाई? राजगढ़ है। उसके बाद दूसरा राजा भाई अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में उदयन, और अंतिम राजा भाई हर्यक वंश का नागदशक। ये उनका सेनापति था। इन्होंने कहते हैं ना भाई, जब सब कुछ, पहला जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वो पावरफुल राजा थे। उदयन आता हो गया, उसके बाद जो सेनापति ने अपना राजपाट संभाल लिया, इसी वंश का, नागदशक का वंश का जो शिशु नाग वंश, उन्होंने शिशु नाग वंश की स्थापना कर दी। अगला वंश लिखो, शिशु नाग वंश। अगला वंश लिखो, शिशु नाग वंश में। शिशु नाग वंश आपको इसमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। शिशु नाग वंश की जो स्थापना शिशु नाग ने की थी, इसके संस्थापक कौन थे? शिशु नाग वंश थे भी। शिशु नाग थे। शिशु नाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशु नाग थे भी। शिशु नाग ने, शिशु नाग ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। किसने बनाया था वैशाली को पीछे हर्यक वंश में? अजातशत्रु ने। शिशु नाग वंश ने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। वैशाली को। शिशु नाग वंश ने अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था भी। शिशु नाग वंश ने अवंती, जो कहां पड़ता है भी, अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद सेकंड जो राजा आता है भी काला अशोक। अरे तुम्हारे से ज्यादा लग रही है मेरे को गर्मी, लग रही है ना? फिर भी मैंने कुछ कहा तुम्हें? कुछ नहीं कहा तुम। इतने जल्दी अगर पिरान निकलते ना तो हर इंसान दुखी होता है। खेत में देखना तुम कितना वो होता है। सेकंड लिखो भी, लिख लो ये काला अशोक भी। शिशु नाग वंश का दूसरा राजा भी काला अशोक।
शिशु नागवंश का दूसरा राजा काला अशोक भी। काला अशोक था, इन्होंने मगध की जो राजधानी है वो पुण्य पाटलिपुत्र को बना लिया था। काला अशोक ने मगध की राजधानी पुणे पाटलिपुत्र को बना लिया था। पाटली पुत्र को पुण्य अपनी राजधानी बना ली थी काला अशोक। काला अशोक के टाइम में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। काला अशोक के समय सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? 383 BC। उस टाइम राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अब सोच लेना भी, फिर कहीं गलत ना हो। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई कब हुई? 483 में। उस टाइम राजा कौन था? अजातशत्रु था। और उस टाइम में राजधानी क्या थी? वैशाली थी या राजगृह थी? बदल गए ना। मैंने सोचा चल एक बार इनको बोलने दे, फिर सेकंड आएगी तब पूछूंगी इकट्ठा। सेकंड बौद्ध संगीति में वैशाली थी, ये ध्यान रखना। ये बौद्ध संगीति में कराई, बौद्ध संगीति जो करवाएगी वो वैशाली में करवाएगी थी। वहां पूछा है। वैसे काला अशोक की तो राजधानी उन्होंने किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। तीसरी बौद्ध संगीति की पाटलिपुत्र है। ये भूल मत जाना, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइम में जो अध्यक्ष कौन था भाई? दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, सबक है कमीर भी। आगे क्या? चलो, बड़ी सांस में रात की सांस मिली। अब तो ठीक है। चलो, अब सांस मिल गई होगी। अब 1 मिनट के लिए दोबारा। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशु नाग वंश भी। शिशु नाग वंश की जो संस्थापक कौन थे? शिशु नाग ही थे भी। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो वैशाली को बना लिया था। और वैशाली को किसने बनाया था? अजातशत्रु ने बनाया था। और वैशाली कहां पड़ती है? बिहार में। कहां पड़ती है? बिहार में। उसके बाद जो है इसने शिशुनाग ने अवंती को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद काला अशोक आता है। काला अशोक ने अपनी राजधानी दोबारा पुण्य जो पाटलिपुत्र को बना लिया। और काला अशोक के टाइम में जो कौन सी बौद्ध संगीति हुई भी? सेकंड बौद्ध संगीति हुई, ये पूछेगा। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा लिखेंगे। शिशु बातें नहीं हुई। नागवंश का अंतिम राजा भी नंदवर्धन भी। नंदवर्धन भी। नंदवर्धन। बस एक 2-4 लाइनें हो रही है, फिर मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि हमारा जो नंद वंश है, अब नंद वंश पढ़ेंगे। बस 2 है, फिर इनको स्टार्टिंग से फिर मेरे को कल दोबारा कराना पड़ेगा। चलो आगे लिखो, मेरी नंद वंश लिखो। नंद वंश लिखो। नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद भाई। नंद वंश के संस्थापक थे
महापद्मानंद भी, बातें नहीं हुई। नंद वंश के संस्थापक थे, कौन थे? महापद्मानंद थे भी। और महापद्मानंद जो है, इसके बारे में हमें जानकारी पुराणों से मिलती है भी। महापद्मानंद के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो पुराणों से मिलती है। ये सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। महापद्मानंद जो है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है भी? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। महापद्मानंद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? जानकारी पुराणों से मिलती है, पुराणों से मिलती है। महापद्मानंद की जानकारी हमें कहां से मिलती है? पुराणों से मिलती है। महापद्मानंद ने बातें नहीं भी, ये अब किस बात की डिस्कस हो रही है? अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो स्पष्ट बोले भी, ना तो मेरे समझ में आ रहा परंतु आवाज आ रही है, तो पूछना तो पूछ लो मेरे से। महापद्मानंद ने अपने आपको एक राट का रूप दिया भाई, एक राट कहा अपने आप को, एक राट। महापद्मानंद ने अपने आप को क्या कहा भी? एक राट का रूप दिया। ये जानकारी मिली है, ये हमें पुराणों से मिली है। इसने महापद्मानंद ने कलिंग को मगध में मिला लिया था, महापद्मानंद ने कलिंग को मगध में मिला लिया था। और ये कलिंग मैंने शायद तुम्हें एक दिन पहले थोड़ा बताया था इसके बारे में। कलिंग जो है, ये पीछे डी ग्रुप की जो परीक्षा हुई है ना, पीछे 2024 में हुई, क्या 24 में नहीं 23 में हुई थी, 23 में, जो उनमें हर डी ग्रुप की परीक्षा में पूछा गया था। एक में तो ये पूछा, कलिंग का युद्ध पूछा 261, हमने शायद एक दिन मैंने तुम्हें बताया है, बीसी में हुआ। एक दिन ये पूछा, एक शिफ्ट में ये पूछा गया भी, जो कलिंग है वर्तमान में कहां स्थित है? कलिंग कहां स्थित है? ओडिशा में है भी। कलिंग कहां स्थित है वर्तमान में? वर्तमान लिख लेना भी, इसके पीछे मैं पीछे लिख देती हूँ। वर्तमान में ये कहां? ओडिशा वाला क्षेत्र है कलिंग। जो महाजनपद जो था, ये कलिंग से एक फोटो लेके आया, एक मूर्ति लेके आया, वो जैन धर्म से थी भी, जिन सेन की मूर्ति थी जो जैन धर्म से थी। एग्जाम में पूछे जाते हैं। महापद्मानंद कलिंग से जैन धर्म के जिन सेन की मूर्ति मगध लेकर आया था। कलिंग के बारे में तुम्हें इतना याद रखना। महाजनपद के महापद्मानंद ने किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की, जिसका हमें जानकारी मिलती है महापद्मानंद के बारे में कौन देता है? पुराण देते हैं। उसमें ये बोला गया भी, इन्होंने कलिंग को किसमें मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। और जो है कलिंग से ये किस चीज की फोटो लेके आया था, भी मूर्ति लेके आया, वो जिन सेन भी किस के अनुयायी थे? वो जैन धर्म के अनुयायी थे। क्लियर है? उसके बाद लिखिए अंतिम जो है नंदवंश का राजा, अंतिम लिख, बस 2-4 लाइनें और अंतिम में। नंदवंश का
10 राजा हुए। सुन लो ये बात, कहीं बच्चे कोई डाउट हो जाए, नंद वंश में 10 राजा हुए हैं, परंतु एग्जाम के लिए 2 इंपॉर्टेंट है, महापद्मानंद और अंतिम राजा, बाकी नहीं पूछता। 10 राजा हुए हैं नंद वंश में। नंद वंश लिख रखा है, इसके पीछे लिख लो, इसमें 10 राजा हुए हैं। नंद वंश का अंतिम राजा भी घनानंद था। घनानंद था, घनानंद। ये घनानंद का शायद मैंने तुम्हें बताया ना। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था भी? घनानंद था भी। और ये घनानंद जो था, साम्राज्य चरम सीमा पे था भी, मगध जो साम्राज्य था बहुत अच्छा खासा चल रहा था, परंतु ये कहते हैं ना भाई, एक ना, जैसे हम समाज में देखते हैं, हमारे गांव में देखते हैं, कई घर होते हैं बहुत अच्छे खासे चल रहे होते हैं पुराने टाइम में, पर एक पीढ़ी ऐसी आती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। वैसे इनके साथ हुआ। घनानंद जो था ठीक ठाक, ये मतलब वैसे जो इन प्रवृत्तियों में ज्यादा ध्यान रखता था, ये मतलब संगीत सुनना, शराब पीना, इनमें ज्यादा बिलीव करता था। तो इसी के टाइम में जो चाणक्य आते हैं, चाणक्य ने ये कहा घनानंद को आके कि घनानंद कुछ टाइम तू अपनी प्रजा को भी दे दिया कर, प्रजा की भी देखभाल है कर लिया कर। घनानंद कहते हैं भी, चाणक्य को धक्के मार के सभा से बाहर निकाल देता है। चाणक्य ने उसी टाइम अपनी चोटी की गांठ लगा ली थी। कहते हैं उन्होंने कसम खाई थी कि घनानंद तुम अपने साम्राज्य में लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। फिर चाणक्य ने जो है नीति अपनाई। चंद्रगुप्त मौर्य जो उस टाइम 12 साल का था, उसके साथ मिलके घनानंद को पराजित किया और जो कौन से वंश की स्थापना कर दी? मौर्य वंश की भी। तो लिख लो इसके बाद घनानंद को पराजित किसने किया, ये लिख लो इसके नीचे। घनानंद को पराजित चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर किया था, मिलकर किया था। इसकी जानकारी जो चाणक्य ने पुस्तक लिखी, फिर अपनी कौन सी पुस्तक हुई? अर्थशास्त्र, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी है? चाणक्य की। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य। पूरा नाम बताइए? विष्णुगुप्त। भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चाणक्य दे देता है, कई बार कौटिल्य दे देता है, कई बार उसका पूरा नाम पूछ लेता है, विष्णुगुप्त भी। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी, फिर इसकी पुस्तक उन्होंने बताया मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को भी आपको राजपाट कैसे चलाना है। तब उस टाइम इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग था भी? राजनीति से। उस टाइम मीनिंग क्या था भी अर्थशास्त्र का? राजनीति भी जो सिखाई थी, राजनीति जो थी कैसे साम्राज्य को चलाना है। तो ये ध्यान रखना कि नंद वंश का जो अंतिम राजा कौन था भी? एग्जाम में बहुत बार, सैकड़ों बार पूछा है। घनानंद। घनानंद को पराजित किसने किया था? सारा षड्यंत्र तो रचा चाणक्य ने, और मोहर जो मोहरा बनाया वो किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, उसको साथ लेके। चंद्रगुप्त मौर्य भी उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ले रहा था, और वही चाणक्य था। चाणक्य उस टाइम शिक्षा देता था। तो पहले जो होते थे, अब तो चलो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, भी हमें पता चल जाता है भी क्या कुछ होता है। पहले उस टाइम पता नहीं चलता था। तो चाणक्य है, ये जो ऋषि मुनि होते थे जो एजुकेशन लेते थे, तो ये साम्राज्य में भी देखते थे कि किस चीज की कमी है। तो उस टाइम राजा होता था तो उसको जागरूक करते थे भी अपनी प्रजा पे ध्यान दे। तो उन्होंने जागरूक किया, परंतु ये जागरूक नहीं हुआ, तो उन्होंने कसम खाई। फिर जो नंद वंश है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रख दी। उसके बीच हम सिकंदर पढ़ेंगे पहले कल, फिर मौर्य वंश पढ़ेंगे।
ठीक है। तो सभी बच्चे ये